वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से अर्थात विद्युत का मूल। और इसमें कुछ बेसिक थ्योरी देखेंगे हम, जो कंटेंट्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इन चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे आगे हम। स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस से। तो प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करे, वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। तो V इक्वल आई इंटू आर हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ में भी यही नियम दिया है, V इक्वल आई इंटू आर। जो रेजिस्टेंस होता है वो सर्किट में बाधा उत्पन्न करता है। एसी सर्किट में बाधा उत्पन्न करता है रेजिस्टेंस, और मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न जो करता है उसे रिलेक्टेंस कहते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है ये सर्किट में बाधा उत्पन्न करता है, मतलब करंट के फ्लो होने की जो दर है उसको कम कर देगा, मतलब सर्किट से करंट फ्लो नहीं होने देगा। तो इसमें क्या है, विद्युत का प्रतीक क्या है, आर है, मतलब प्रतिरोध, आर इसका प्रतीक है। और प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है, ओम है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अब ये ओम नाम कैसे पड़ा, जो रेजिस्टेंस की जो थीसिस जिसने दिया था वो है सर जॉर्ज साइमन ओम। और ओम ने ये थीसिस दिया और उन्होंने बताया कि वोल्टेज और करंट के साथ साथ में एक प्रतिरोध भी होता है, जिसके माध्यम से ही हम ओम के नियम को स्पेसिफाइड करते हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, सर्किट में किसी भी कंडक्टर में वोल्टेज और करंट के साथ उस कंडक्टर का प्रतिरोध भी होता है, जो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। यह सर जॉर्ज साइमन ओम ने यह नियम दिया। तो प्रतिरोध का आकार उस शक्ति पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करेगा, पावर पर। किस पर निर्भर करेगा, पावर पर। और वह प्रतिरोध पर नहीं होता, मतलब पावर पर डिपेंड करेगा। प्रतिरोध का आकार जो है वो पावर पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं। आगे देखेंगे। तो प्रतिरोध भी बहुत प्रकार के होते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होता है, वेरिएबल प्रतिरोध, कांस्टेंट और फिक्स्ड, ये सब अलग अलग टाइप के प्रतिरोध होते हैं। तो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर प्रतिरोध को, जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उस पर कोई प्रभाव डालता है। यदि ऐसा है, हाँ या ना, तो इसे हम पढ़ेंगे। जो टेम्परेचर है यह तापमान यदि बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब टी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। और घटेगा तो घटता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। मतलब रेजिस्टेंस भी कम होगा, कब, जब टेम्परेचर कम होगा। उसके बाद देखेंगे हम, पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, मतलब नेचर ऑफ सबस्टेंस। तो पदार्थ की प्रकृति पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, यदि अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध अलग अलग होगा तो उसकी प्रकृति भी अलग अलग होगी, मतलब उसका रेजिस्टेंस पावर भी अलग अलग होगा। उसके बाद है लेंथ। तो चालक के तार की जो लंबाई बढ़ने पर, यदि आप एल बढ़ाते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं कंडक्टर का, तो क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और घटने से घटता है, अर्थात आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यदि लेंथ कम करते हैं तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो इसका रिलेशन क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल। आगे देखेंगे हम। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के घटने से उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, और बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। इसका मतलब ये हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि बढ़ेगा, ठीक है, यदि क्रॉस सेक्शनल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के घटने से, मतलब कि एरिया के घटने से उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और घटने से क्या हो जाएगा, यदि रेजिस्टेंस कम होगा तो एरिया बढ़ जाएगा। ये अपोजिट रिलेशन होता है इसका। इसीलिए तो आर रो एल अपान ए, हम आर इक्वल, इसका जो फार्मूला होता है उसे क्या लिखते हैं, आर इक्वल रो एल अपान ए, ये इसका फार्मूला है। तो इसमें आर क्या है, रो क्या है, और एल क्या है, और ए क्या है। ए क्या है, एरिया है, एल क्या है, लेंथ है,
ठीक है। और ये रो हो गया आपका, और ये हो गया आपका आर। तो ये कांस्टेंट होता है रो। तो इस तरीके से इस चित्र में हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं। ये हो गया आपका, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये दोनों के बीच का ये कंडक्टर का लेंथ हो गया, और ये जो है इसका एरिया। ठीक है। तो आर इक्वल क्या हो गया, रो एल अपान ए, और ये रो क्या हो जाएगा, इसकी रजिस्टिविटी होगी। ऐसा कोई कंडक्टर नहीं बना है जिसकी सेल्फ प्रॉपर्टी मतलब रजिस्टिव प्रॉपर्टी ना हो। सभी कंडक्टर के, सभी चालक के एक सेल्फ रजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब कुछ ना कुछ पावर को लॉस करेगा, मतलब डिसिपेट करेगा ही। आगे देखेंगे, ये जो रिलेशन है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन बताए, तो यदि दोनों इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए होता है, और आर इक्वल रो एल अपान ए। तो रो क्या होता है, एक प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोधकता, मतलब चालक की प्रतिरोधकता क्या होगी, एल होगी, क्योंकि सभी कंडक्टर की सेल्फ रजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जिसे हम रो से शो करते हैं, तो इसे रो से सूचित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो इसका फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कभी भी रेजिस्टेंस निकालना होगा सर्किट का, तो आप आर इक्वल रो एल अपान ए से इस फार्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो आर इक्वल क्या हुआ, रो एल अपान ए। तो रो का जो है इसकी यूनिट कैसे निकली, तो ये हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर, क्योंकि रो एल लिखा हुआ है। तो ये इसका क्या हो गया, रो का ये हो गया ओम मीटर स्क्वायर अपान मीटर। तो मीटर से मीटर, एक मीटर कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा इसका, तो रो की क्या यूनिट हो जाएगी, मतलब प्रतिरोधक तक की यूनिट क्या हो जाएगी, विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। तो इसका सही फार्मूला क्या हो गया, रो इक्वल आर ए अपान एल। यदि आप यहाँ से इसको, इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं, तो रो इक्वल आर ए अपान एल, यदि इसे हम तिर्यक गुणा करते हैं, आर के नीचे कुछ नहीं मतलब एक है, तो ये आर ए दोनों हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा इन दोनों के बीच में, और तिर्यक गुणा होने पर ये दोनों के बीच में इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ये इससे गुणा हो जाएगा इसका, और ये इससे गुणा हो जाएगा। तो आपका रो इक्वल आर ए अपान एल हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, कंडक्टेंस, चालकता क्या होती है। तो पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, अर्थात धारा को बहने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है, मतलब करंट को फ्लो होने के लिए सहायता करता है, वो क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। और इसे जी से शो करते हैं, कैपिटल जी से शो किया जाता है, सूचित करते हैं। किसी पदार्थ की चालकता उसकी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी पदार्थ की चालकता और चालकता को जी से शो किया जाता है, और उसके प्रतिरोधक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि 1 अपान आर हो जाएगा। तो इसका रिलेशन किससे हो गया, जी का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब कि कंडक्टेंस का उल्टा चालकता का उल्टा प्रतिरोध होता है। तो जी इक्वल 1 अपान आर लिखा जाता है इसका। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है चालकता का SI मात्रक क्या है, ओम इनवर्स, या इसे हम मोह भी कहते हैं। ये जो सिंबल है ये है मोह का, इसे मोह कहते हैं, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं मोह या साइमन। कोई इसे सीमेंस कहता है, कोई साइमन बोलता है। तो चालकता की कितनी यूनिट हो गई, एक तो ओम इनवर्स हो गई, दूसरा मोह हो गया, तीसरा सीमेंस या साइमन। ये यूनिट पूछी जाती है दोस्तों, इसे याद करना पड़ेगा आपको। इसके बाद देखेंगे हम विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। जैसी चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोध होता है, वैसी विशिष्ट चालकता का
जो व्युत्क्रम होगा वो विशिष्ट प्रतिरोधकता होगा। तो इसे हम किससे शो करते हैं? सिग्मा से। ये जो सिंबल है दोस्तों, बहुत स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि ये सिंबल काहे का है, लेकिन ये सिंबल है सिग्मा का। किसका है? सिग्मा का। सिग्मा का सिंबल है। तो मैं बताना चाहूँगा इसका फार्मूला क्या बनेगा। इसका फार्मूला बनेगा सिग्मा इक्वल 1/रो। सिग्मा इक्वल 1/रो। तो ये सिग्मा क्या है? ये विशिष्ट, सिग्मा क्या है? विशिष्ट सिग्मा यहाँ एक विशिष्ट प्रतिरोध है। देखो यहाँ पर सिग्मा जो है वो विशिष्ट चालकता है और रो है वो विशिष्ट प्रतिरोधकता है। तो ये विशिष्ट चालकता है और रो जो है ये क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोधकता। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे समझेंगे। और इसमें क्या लिखा है, इसका जो ऐसा यूनिट होगी, इसे भी ध्यान से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आईएमपी, और ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता जो है x गुना हो जाएगा। मतलब कि हम L गुना यदि इसकी चालकता की लंबाई को बढ़ाते हैं, लंबाई को x गुना बढ़ाते हैं, तो प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगा? x गुना हो जाएगा। अगर खींचकर x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो रिलेशन दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहला रिलेशन है किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए। यदि हम x गुना कर दिए तो उसका प्रतिरोध भी x गुना हो जाएगा। ठीक है, यदि x गुना हमने क्या किए? लंबाई को बढ़ाए, L को x गुना बढ़ाए, तो इसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा? x गुना हो जाएगा। दूसरा रिलेशन कहता है यदि लंबाई को, यदि उसे खींचकर x गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? x स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो इसमें दो रिलेशन दिया हुआ है और ये बार बार इसमें इस रिलेशन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसकी जो यूनिट है, ये यूनिट हम देखेंगे। सिग्मा का ऐसा ही मात्रक होता है ओम इनवर्स, क्योंकि उसके अपोजिट में है। इसे ओम मीटर इनवर्स भी कहते हैं। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या तो इसे कहा जाता है ओम मीटर इनवर्स या मोह मीटर इनवर्स। इसके कितनी यूनिट हो गई? एक तो ओम इनवर्स पर मीटर इनवर्स, या ओम मीटर इनवर्स, या मोह मीटर इनवर्स। इसकी कितनी यूनिट हो गई? 3 यूनिट। एक, ये 2 और ये 3 यूनिट हो गई। तो ये कोई भी एक जब ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तो सिग्मा का जो एसआई मात्रक है ओम इनवर्स अपान मीटर इनवर्स होगा, या होगा मोह मीटर इनवर्स, या तो फिर ऐसा लिखा होगा मोह मीटर इनवर्स। ये दोनों का मतलब एक ही है, 2 और 3 इन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इसे सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है और ये जो है टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये शब्दों में लिखा हुआ है, तो इस तरीके से ऑप्शन में आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये याद रखना है ताकि आप एग्जाम में सही आंसर लगा सके। नेक्स्ट देखेंगे प्रतिरोध का समूहन, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो प्रतिरोध का 2 तरीके से समूहन मतलब कॉम्बिनेशन किया जाता है। एक तो सीरीज क्रम में और दूसरा पैरेलल में, मतलब एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समानांतर क्रम में। तो दोनों तरीके से आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें श्रेणी क्रम समूह कॉम्बिनेशन में देखेंगे हम, श्रेणी क्रम समूहन में इसमें प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और यही क्रम आगे भी रहता है। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये सीरीज सीक्वेंस है, ये रेजिस्टेंस R1 हो गया और ये रेजिस्टेंस R2 हो गया। तो इन दोनों के बीच में ये एक पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो
इन दोनों के बीच में वोल्टेज होगा, ये V1 होगा और ये वोल्टेज V2 होगा। ये होगा आपका R1 और ये होगा आपका R2। अब इसमें जब करंट फ्लो होगी तो आपको करंट फ्लो करने के लिए एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये वोल्टेज सोर्स लगाया आपने, पॉजिटिव और निगेटिव साइन इसमें शो कर दिए। तो अब करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगा। तो इसमें जो सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा प्रतिरोध का, इसका फार्मूला क्या बनेगा, R इक्वल R1 प्लस R2। ध्यान दीजिएगा, R इक्वल R1 प्लस R2। तो ये लिखा हुआ है इसका फार्मूला, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये R1 और ये R2 दोनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हैं आपस में, और सीरीज में जुड़े हुए हैं इसीलिए R इक्वल R1 प्लस R2 हुआ। तो इसमें होता क्या है, इसमें धारा समान होती है, करंट का मान क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि करंट I1 इसमें भी होगा, I इसमें भी होगी और इसमें भी करंट I ही फ्लो होगी। तो इसमें क्या होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम रहती है। सीरीज में क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड होगा लेकिन करंट क्या रहेगी, समान रहेगी। ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट, सीरीज सीक्वेंस में जब रेजिस्टेंस जुड़े होंगे तो उसमें वोल्टेज डिवाइड होगा। अब वोल्टेज कैसे डिवाइड हुआ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वोल्टेज V1 और ये V2। तो V इक्वल निकालेंगे हम, टोटल V इक्वल, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, मतलब दोनों का। तो V1 और ये V2 इन दोनों का इक्वलेंट होगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें धारा समान, वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। यह ओम के नियम के अनुसार होता है, मतलब रजिस्टेंस सही है इसमें। इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी, इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा ओम के नियम के अनुसार होगा। आगे देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, समांतर क्रम समूहन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इस समूहन में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐसा निकाले, इस सर्किट में इस टाइप से निकाले तो ये तीनों रेजिस्टेंस देख लीजिए, R1, ये R2 और ये R3, यदि जोड़ना चाहे तो। लेकिन यहाँ पर दो ही रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो सर्किट के अनुसार हम बता रहे हैं। ये देखिए, इसमें R1 और ये R2, ये दोनों क्या जुड़े हैं, आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और यहाँ से इस सर्किट में करंट फ्लो होगी। तो इस रीति से यहाँ पर करंट डिवाइड होगी I1 और यहाँ पर डिवाइड होगी I2। टोटल करंट क्या फ्लो होगी, I। ठीक है, इस सर्किट के अनुसार हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा। देखो यहाँ पर करंट डिवाइड हुई, करंट देखो सीरीज में क्या हुआ था, सीरीज में क्या हुआ था, करंट समान थी और वोल्टेज डिवाइड हुआ था। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में करंट डिवाइड होगी, करंट क्या होगी, डिवाइड होगी और वोल्टेज समान रहेगा। करंट डिवाइड होगी और वोल्टेज समान रहेगा। तो इस सर्किट में हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच में वोल्टेज इक्वल है, लेकिन करंट देखिए यहाँ से I करंट फ्लो हुई और यहाँ पर जाने के बाद देखो यहाँ पर I1 में बढ़ गई और यहाँ पर I2 में बढ़ गई। तो कुल मिला के इस सर्किट में क्या हुआ, करंट डिवाइड हुई और वोल्टेज सेम रहेगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा 1/R इक्वल 1/R1, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, यदि अब इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये R1 इंटू R2 हो जाएगा। तो सबसे पहले पार्ट में क्या आएगा आपका R1, ठीक है, R1 प्लस R2 और यहाँ पर है 1/R1। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे हम, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये इस टाइप से आएगा, क्योंकि ये अपान में है तो R इक्वल क्या हो जाएगा, R1 नीचे का मतलब हर की संख्या ऊपर और ऊपर अंश की संख्या नीचे आ जाएगी। तो इस टाइप से R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो इसका क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका सही। मुख्य तौर पर पहले तो आपको इसे याद रखना है, पैरेलल में क्या होता है 1/, हो जाता है, मतलब ऊपर 1 लग जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। पहले इसे आपको याद रखना है समांतर क्रम में।
फिर इसे आप सॉल्व करेंगे, इसे एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2 हो जाएगा। तब ये सॉल्व करने के बाद R इक्वल R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 होगा। तो इसमें क्या हुआ, वोल्टेज समान रहा। पैरेलल सर्किट में क्या रहा, वोल्टेज समान। पैरेलल सर्किट में क्या हुआ, वोल्टेज समान। और करंट क्या हुआ, डिवाइड हुई। करंट क्या हुई, डिवाइड हुई। तो करंट का मान जो है, मेन करंट क्या होगी, आई करंट I1 प्लस I2 होगी, होगी कि नहीं। तो टोटल करंट इस टाइप से होगी। आगे देखेंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसे व्हीटस्टोन सेतु भी कहा जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग हम क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे, यह एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की विधि है। क्या है, एक विधि है, मेथड है। अज्ञात प्रतिरोध मतलब जिसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करेंगे। तो इसका जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है, ये देखिए, P सेट Q R और S, मतलब चार कोने में चार रेजिस्टेंस लगा दिए हमने और उनको नाम शो कर दिए P Q R S। और बीच में जो लगा हुआ ये गैल्वेनोमीटर है। क्या है ये, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, ये गैल्वेनोमीटर सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का डायरेक्शन इंडिकेट करती है, मतलब करंट को इंडिकेशन करती है। तो इसका मान जब बैलेंसिंग कंडीशन में होगा तो Ig बराबर, मतलब गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो जीरो होगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, PQRS, ये बैलेंस के कंडीशन में आ जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आपको समझ में आए। गैल्वेनोमीटर में अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा, मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ से जब करंट फ्लो करेंगे हम, तो बैलेंस की कंडीशन में आए, मतलब सेतु किस कंडीशन में होगी, संतुलन की कंडीशन में होगी। तब इस कंडीशन में इसका फार्मूला क्या बनता है, P अपान R और Q अपान S, ये इसका फार्मूला है। यदि आप इसे और अलट पलट करके, मतलब कि तिर्यक गुणा करते हैं, और तिर्यक गुणा करने के बाद यदि आप पता करते हैं तो ये हो जाएगा P अपान Q इक्वल R अपान S। ये शॉर्टकट में याद करने का तरीका है, ये P अपान Q इक्वल R अपान S। तो ये गैल्वेनोमीटर मतलब कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो मेथड है रेजिस्टेंस ज्ञात करने की, ये मेथड है। और इस मेथड में इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखेंगे पावर यानी शक्ति। तो शक्ति क्या है, पावर क्या है, एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो एकांक किसी कार्य को करने में एकांक समय में जो ऊर्जा खर्च होगी, मतलब जो ऊर्जा खर्च करेंगे हम एकांक समय में, वो क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी। तो P इक्वल क्या हो जाएगा, V इंटू आई। ठीक है, तो इसके P के कितने फार्मूले हो गए, P इक्वल V इंटू आई, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा होगा P इक्वल आई स्क्वायर आर। क्यों होगा, उसका रीजन है क्योंकि V इक्वल क्या होता है, I इंटू आर होता है। चूंकि जब I को एक्साइट करेंगे हम तीर गुणा करके तो I इक्वल V अपान आर होता है। तो ये जो सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर जब मान पुट करेंगे I का मान, इस I का मान पुट करेंगे हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। ठीक है, तो ये I का मान जब यहाँ रखेंगे तो ये I स्क्वायर आर हो जाएगा, मतलब P का मान क्या हो जाएगा, I स्क्वायर आर। आगे देखेंगे, इसमें जो मान दिया हुआ है, फार्मूला जो दिया है, P इक्वल V स्क्वायर अपान आर भी होता है। अब वो क्यों होता है उसका भी रीज़न वही है, मैंने नीचे बताया आपको। तो इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। पावर का क्या होगा, वाट होगा, मतलब शक्ति का क्या होगा, वाट। इसकी यूनिट क्या होगी, वाट होगी। अब 1 अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट। 1 HP बराबर कितना होगा, अश्व शक्ति मतलब HP हॉर्स पावर, और ये 746 वाट होता है। इतना तो सभी को पता है, सभी स्टूडेंट को, और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब एक होता है BHP। BHP अब यहाँ पर लिखा है 1 मीट्रिक अश्व शक्ति कितना होता है। तो 1 मीट्रिक अश्व शक्ति जो है इसमें 0.5, देखो यहाँ पर 735.5
735 वाट, कितना लिखा है 735.5 वाट। तो 1 HP बराबर कितना है 746 वाट, और 1 मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर कितना है 735.5 वाट। इन दोनों में डिफरेंस बस यही है, ये एक HP है हॉर्स पावर और एक है BHP। तो ये मीट्रिक अश्व शक्ति है और ये अश्व शक्ति है। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है मैं ये बताना चाहूँगा। अश्व शक्ति और किलोवाट हावर में क्या संबंध है। तो अश्व शक्ति और किलोवाट हावर में जो संबंध है वो है 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट हावर। ध्यान दीजिएगा क्या है 1 किलोवाट हावर, और 1 किलोवाट हावर बराबर होता है 1.34 HP, मतलब 1.34 HP। 1 किलोवाट हावर बिजली की जो रीडिंग होती है वो किलोवाट हावर में ली जाती है। आपके घरों में बिजली का जो बिल आता है वो किलोवाट हावर में होता है, यूनिट में जो होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट हावर बराबर कितना होगा 1.34 हॉर्स पावर। आगे देखेंगे तो धारिता इसमें C इक्वल Q/V, और इसमें जो C है ये C क्या है एक नियतांक है, और जिसमें चालकी से क्या कहते हैं धारिता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम वोल्ट इनवर्स, और यह एक अदिश राशि है। अब ये अदिश राशि होने के साथ साथ क्या है इसका जो व्यवहारिक मात्रक होता है ये माइक्रोफेराड में होता है। किस में होता है माइक्रोफेराड में, मतलब कि इसकी यूनिट क्या हो गई फेराड हो गई। तो इसकी यूनिट फेराड हुई तो गोलाकार चालक की जो जब रेडियस बढ़ाएंगे उसकी त्रिज्या, किसी भी गोलाकार चालक की त्रिज्या यदि रेडियस हम बढ़ाते हैं तथा त्रिज्या घटाने से उसकी धारिता घटती है। मतलब रेडियस बढ़ाएंगे त्रिज्या बढ़ाएंगे तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ेगा। यदि कम करते हैं रेडियस तो कैपेसिटेंस भी कम होगा, मतलब धारिता उसकी घटेगी। यदि किसी भी त्रिज्या मतलब चालक की त्रिज्या बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता बढ़ती है, और त्रिज्या कम करेंगे तो उसकी धारिता कम होती है। तो C इक्वल क्या है 4πε0r। इसका फार्मूला क्या हो गया कैपेसिटेंस का C इक्वल 4πε0r। C इक्वल 4πε0r। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गणना करने पर पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड लिखी है। मतलब कि पृथ्वी की धारिता कितनी हुई गणना करने पर पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड, जबकि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है अनंत होती, इन्फिनिटी होती है। पृथ्वी की कैपेसिटेंस कितनी होती है अर्थ की कैपेसिटेंस इन्फिनिटी होती है। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली रूप से गणना किए तो कितना दिखाया प्रैक्टिकली रूप से ये दिखाया 711 माइक्रोफैराड। आगे देखेंगे संधारित्र। संधारित्र देखेंगे हम यहाँ पे। संधारित्र में क्या होता है कैपेसिटर। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जाता है। मतलब कि चार्ज को क्या करेंगे हम स्टोर कर सकते हैं। चार्ज को कैपेसिटर के माध्यम से संधारित्र के माध्यम से स्टोर किया जा सकता है। अब स्टोर कर सकते हैं तो ये कौन कौन सी चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। यह AC को भी और DC दोनों को हम स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब कैपेसिटर जो है वो AC में और DC दोनों में कार्य करता है। यह DC को रोकता है और AC को प्रवाहित करता है। क्या करेगा DC को रोक देगा मतलब ब्रेक कर देगा, और AC को क्या करेगा प्रवाहित करेगा। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसी का फ़ायदा उठाते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अक्सर इसी शब्द का इसी वर्ड का इसी लाइन का फ़ायदा उठाया जाता है, और वहाँ पर हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये क्या करता है DC को रोकता है। हमको AC को छानना है, मतलब हमको प्योर AC चाहिए, तो क्या करेंगे हम कैपेसिटर लगा देंगे। कैपेसिटर क्या करेगा अरे जितनी भी DC की पल्स है उसको रोक लेगा और AC को क्या करेगा जाने देगा। ये क्वालिटी होती है कैपेसिटर में, इसीलिए कैपेसिटर का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा करते हैं। आगे देखेंगे इसके सिंबल। ये है सिंबल,
ये नॉर्मल कैपेसिटर का है, ये वेरिएबल कैपेसिटर का है और ये पेपर कैपेसिटर का है।